गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। फिर से आपका एक नई क्लासेज में स्वागत है। तो अपन ने कल देखा था मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। इसी क्रम में आगे इसका 3 पार्ट रहेगा। तो इसमें कल वाटर के बारे में पढ़ चुके थे। आज देखते हैं वाटर की जो स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। तो क्या होती है पानी की संरचना। तो वाटर इज एंगुलर, ये कोणीय होता है। वाटर इज ए पोलर इन नेचर, मतलब इसका नेचर होता है ये पोलर या ध्रुवीय होता है। और वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जो कि ये वाटर होता है वो सावित्रिक विलायक होता है, मतलब इसे इस सब को घोलने की क्षमता रखता है। तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो है वाटर इज ए एंगुलर, जो मतलब कोणीय होता है, और पोलर और ध्रुवीय होता है। वाटर की स्ट्रक्चर होती है ये होती है, ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव चार्ज होता है H+, इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक प्लस 2 हाइड्रोजन होते हैं इसमें, और 1 ऑक्सीजन होता है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, एंगुलर, कोणीय। और इसका जो कौन बनेगा, वो कितना बनेगा, 104.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार ये दूसरी स्ट्रक्चर है इसकी, जो ध्रुवीयता को दर्शाती है। इसमें भी 104 डिग्री 5, इसमें H2+, ये हाइड्रोनियम आयन जिसे हम बोल सकते हैं, ये पोलर सॉल्वेंट डिजोल्व पोलर होता है, अर्थात ध्रुवीय विलयन ध्रुवीय को ही घोलता है। जैसे H2O, तो इसमें H+ और OS- होता है। तो जैसे Na+ और Cl-, तो ये ध्रुवीय घोल को ध्रुवीय ही घोलता है। वाटर इज जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, जो पानी में सार्वजनिक होता है, इसमें एंगुलर और पोलर दोनों, इसलिए कोणीय होता है, और ध्रुवीय होने के कारण ये इसलिए पानी में सर्वविलायक है। इसके बाद में आता है 2 नेम्स ऑफ वाटर, जो वाटर के 2 नाम है। पानी के अन्य 2 नाम है, वो है ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन या फिर हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन। इसमें जो मैं क्रॉस पाया जाता है, क्रॉस मेथड ये है। इस प्रकार हाइड्रोजन में बॉन्ड बनता है। इसके बाद में आता है बॉन्डिंग ऑफ वाटर। तो बॉन्डिंग ऑफ वाटर, जो पानी में बंध बनते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें हो जाएगा कोवलेंट बॉन्ड फाउंड इन वाटर, मतलब सहसंयोजी बंध पाया जाता है। इस प्रकार सहसंयोजी बंध होता है इसमें। इस प्रकार ये शेयरिंग करता है, मतलब साझा करता है बॉन्डों का। इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका, वो देखते हैं किस प्रकार होता है। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का 1s1। तो इसके जो बाहरी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, 1 होता है। और ऑक्सीजन के पास कितना होता है, 1s2, 2s2 और 2p4। तो इसके बाहरी के जो आउटर सेल होती है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो इस प्रकार वाटर मॉलिक्यूल में इस प्रकार बॉन्ड का निर्माण होगा, जिसमें एक अणु तो होता है हाइड्रोजन का, और एक अणु ऑक्सीजन का, दोनों मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं जल का। तो इस सबसे पहले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने के लिए 1s1 या 1h1 होता है, जो कि इसका 1s1 हो जाएगा इस प्रकार। तो इसमें और ऑक्सीजन का देखते हैं 1s2, 2s2, 2p4। तो इसके आउटर सेल होती है, जो बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षा में 6, जैसे जो ऑक्टल रूल होता है उसमें 0, 2, 8 होने चाहिए। तो इस प्रकार इसमें 6 इलेक्ट्रॉन की होती है, कमी होती है। हाइड्रोजन में 6 इलेक्ट्रॉन कमी होती है, और ऑक्सीजन में कितने की होती है, 2 इलेक्ट्रॉन कमी होती है। तो ये ऑक्टल रूल का निर्माण नहीं करते। इस प्रकार इसमें हाइड्रोजन, वो जल और जल दोनों, 2 वाटर मॉलिक्यूल के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड समझते हैं। इसमें एज ए ऑप्शन किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन आएगा। तो इसमें क्या होगा,
PH3 इसके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो क्या होती है, चतुष्कोणीय होती है। जबकि फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इसी प्रकार एथेनॉल, इसी प्रकार एसीटोन। इसके बाद में देखते हैं सब इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स, कुछ अन्य महत्वपूर्ण यौगिक देखते हैं। इसमें है फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनिया। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। फ्रेश यूरिन स्मेल, जो फ्रेश यूरिन स्मेल आती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, जो टॉयलेटों में जो गंदगी या फिर जो गंद चुभने लगती है, सूंघने पर जो गंध महसूस होती है वो क्या होती है, अमोनिया के कारण ही हमें गंध आती है। तो अमोनिया यूरिया बनाने में काम आता है। इसमें 46% अमोनिया होती है। और इसको जो अमोनिया का जो फॉर्मूला है वो NH2CO NH2 होता है। लैब में सबसे पहले कार्बनिक संश्लेषित पदार्थ है ये, जो लैब में बनाया गया था। लिक्विड अमीना इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट, जो फ्रिजों में जो प्रशीतक ठंडाई के रूप में काम में ली जाती है। और AC में जो क्या होता है, अमोनिया। इसके बाद में आता देन क्लोरोफॉर्म, स्टोर इन डार्क ब्राउन कलर्ड। इसको जो स्टोर है, भंडारण किस में किया जाता है, डार्क गहरे और ब्राउन भूरे डिब्बों में या फिर बोतलों में इसको स्टोर किया जाता है। बॉटल एंड कवर्ड विथ क्लॉथ्स बिकॉज। इसमें इसका क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस या ऑक्सीजन के साथ सनलाइट यानी प्रकाश की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, फॉस्जीन, जो टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक मतलब होता है पॉइजन, जो जहरीला होता है प्रकृति में। तो फॉस्फीन क्या होता है, फॉस्जीन बनाता है ये। तो इसके बाद में देखते हैं ये फॉस्फीन का फॉर्मूला होता है PH3। फॉस्जीन COCl2 जो फॉस्जीन होता है, दोनों टॉक्सिक गैसेज है। ये जहरीली गैसेज है। हिटलर द्वारा लोगों को मारने के लिए इन दोनों गैसों का ही प्रयोग किया गया था। क्लोरोफॉर्म मैक्स बॉडी अनकॉन्शियस फॉर 20 से 30 मिनट्स में। जो क्लोरोफॉर्म है, जो बॉडी कॉन्शियस मतलब बेहोश कर देता है ये मनुष्य को सुंघाने पर। कैन बी यूज्ड इन स्मेल, सर्जियन मतलब जो ऑपरेशन करते हैं तो इसको क्या है, सुंघाया भी जाता है स्मेल, सर्जरी करने पर भी इसकी स्मेल को। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट एथेनॉल, C2H5OH। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये ड्रिंकिंग एल्कोहल जैसे शराब में भी मिलता है, इसकी मात्रा होती है। तो शराब में जैसे कि अलग अलग मात्रा होती है इनकी एल्कोहल की, 2%, 3%, जैसे बिस्की, रम, डॉल या फिर बियर मियर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आल्सो कॉल्ड स्प्रिट। इसके बाद में आता है नेक्स्ट N2O, जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है इन डेंसिस्ट एनेस्थीसिया। और लॉफिंग गैस भी इसे बोल सकते हैं हम, जो हंसाने वाली गैस होती है उसके भी। इसको सूंघने पर क्या होता है, आदमी बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है। इसे लॉफिंग गैस यूज्ड इन RCT में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट कंपाउंड मेथेनॉल, CH3OH। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ये टॉक्सिक एल्कोहल कहलाता है। आल्सो कॉल्ड वुड स्पिरिट। इसे वुड स्पिरिट मतलब लकड़ी। रोड सेल्स आर डैमेज्ड एंड पर्सन्स कैन बिकॉज ब्लाइंड्स। इंसान को इसे पीकर अंधा या मारा जा सकता है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट मॉलिक्यूल, ये कंपाउंड एसीटोन। इसमें भी हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है। नेल पेंट रिमूवर,
जो नाखूनों पर स्याही लगाई जाती है उसको मिटाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आल्सो कॉल्ड थिनर, आल्सो कॉल्ड यूज ए ड्रग्स, ये नशे में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसमें जो ग्रुप होता है वो सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ होता है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट कंपाउंड ईथर, जिसकी स्ट्रक्चर होती है CH3 सिंगल बॉन्ड OCH3। इसमें भी ओबियसली बात है हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इसका जो यूज्ड होता है वो परफ्यूम मेकर में होता है, परफ्यूम बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। एनेस्थीसिया इंजेक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे बेहोशी या सर्जरी करने पर भी इसका उपयोग किया जाता है, जिससे क्या है मनुष्य बेहोश हो जाता है, जिससे उसे दर्द महसूस नहीं होता है। डॉक्टर द्वारा सर्जरी में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में आता है 3 टाइप्स ऑफ वाटर, जो पानी के 3 प्रकार होते हैं। उसमें सबसे पहला आता है सॉफ्ट वाटर, जिसे हम मृदु वाटर भी बोल सकते हैं। ऐसा जल जो साबुन और सर्फ के साथ झाग देता हो उसे मृदु जल कहते हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट हार्ड वाटर, जिसे हम कठोर जल बोलते हैं। ऐसा जल जो साबुन और सर्फ के साथ झाग नहीं देता हो उसे कठोर जल कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जिसके कारण झाग उत्पन्न नहीं होते हैं। इसके बाद में होता है इसका इम्प्योरिटी। इसके बाद में आता है इसका तीसरा जो कठोरता को कम करना, रिमूवल ऑफ हार्डनेस। तो जल की कठोरता को कम करने के लिए इसमें 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है टेम्परेरी हार्डनेस, जो अस्थायी कठोरता होती है। अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। तो है नीचे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से अस्थायी कठोरता होती है। अस्थायी कठोरता को दूर करने के उपाय, तो पहला आ जाएगा बाय बॉइलिंग, मतलब गर्म करने पर। तो गर्म करेंगे तो इसमें से क्या होगा, नीचे से कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कंपाउंड होते हैं, उसके बाद में शेष जल जो होता है मृदु होता है, उसमें से जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। इसके बाद में नेक्स्ट वो होता है मेथड होती है क्लार्क विधि। इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और बिना भुजा हुआ चूना, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, डालने पर इसके जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो नीचे जम जाते हैं, और जो मृदु सॉफ्ट वाटर है वो आसानी से ऊपर रह जाता है, जिसे हम अलग करते हैं। इसके बाद में आता है स्थायी कठोरता या परमानेंट हार्डनेस, जिसे हम बोल सकते हैं। स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के कारण होती है। तो है इसमें कैल्शियम सल्फेट प्लस कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट प्लस में मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण परमानेंट हार्डनेस होती है। जो स्थायी कठोरता को दूर करने के उपाय, तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, जियोलाइट प्रोसेस होती है। तो जियोलाइट प्रोसेस में क्या होता है, हॉट वाटर से सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें ए टाइप ऑफ होता है फ्यूरियस कैटालाइज, जो छिद्रित उत्प्रेरक, जिसे हम स्पॉन्ज सॉफ्ट आकृति भी का होता है। और जो जियोलाइट फॉर्मूला होता है वो होता है NaAlSiO2 का होल 3 आइस, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। इसमें आता है जियोलाइट में जो फ्यूरियस कैटालाइज होता है, जो स्पंज आकृति का होता है, और जो सॉफ्ट वाटर होता है वो इस प्रकार होता है। तो ये जियोलाइट क्या होता है, अंदर की तरफ हार्डनेस कणों को अंदर की तरफ ले लेता है। जो ये जियोलाइट जो अंदर लाल रंग में दिखाया गया है, ये क्या है, पानी की गंदगी है। जो मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट। इसके बाद आता है हैवी वाटर, जिसे हम भारी जल भी कहते हैं। तो हैवी वाटर क्या होता है, D2 ड्यूटेरियम ऑक्साइड और ऑक्साइड ऑफ ड्यूटेरियम भी इसे कहा जाता है। डिस्कवर्ड बाई SC यूरे इन 1932 में इसकी खोज की थी।
प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ नॉर्मल वाटर। जो नॉर्मल वाटर है उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। साधारण जल से विद्युत अपघटन विधि द्वारा बनाया जाता है, जैसे हम बोल सकता है। इन क्या होता है, इसमें 6000 पार्ट ऑफ नॉर्मल वाटर, देयर इज ए 1 पार्ट ऑफ ए हैवी वाटर। ये बहुत ही महंगी प्रोसेस होती है, इस कारण इसके ज़्यादा यूज में नहीं लिया जाता है। साधारण जल की अपेक्षा भारी जल का गलनांक व क्वथनांक के बिंदु क्या होता है, उच्च होता है। साधारण जल में भारी जल का घनत्व अधिक होता है, तो समझ सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है इसका। नॉर्मल वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसका हैवी वाटर का होता है वो 3.82 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो कितना होगा इसका 38.88 फ़ारेनहाइट। इसके बाद में इसके यूज देखते हैं। इट इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज ए मॉडरेटर। तो इसको भारी जल का क्या होता है, परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में आता है क्वेश्चन, देखते हैं कुछ। ओशियन वाटर इज ए एल्कालीन। जो समुद्री जल होता है वो खारा होता है। तो समुद्री जल खारा क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Na+, क्योंकि इसमें जो प्रेजेंस जो उपस्थिति होती है वो क्या होती है, सोडियम की उपस्थिति के कारण इसे खारा जल बोल। और इसका जो pH पॉइंट होता है ओशियन वाटर का वो कितना होता है 8, जो ऑब्वियसली क्या होता है 8 क्षारीय होता है, जिसके कारण ही क्या होता है समुद्र का जल खारा होता है। तो ओशियन वाटर में सबसे अधिक पाया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो Na+ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ओशियन वाटर समुद्र जल में सबसे ज़्यादा सोडियम पाया जाता है, न कि Na+, Cl-। जो क्या होता है साधारण नमक बोल सकते हैं उनको। परंतु ओशियन वाटर में क्या होता है, NaCl होता है, जो कि सोडियम व क्लोरीन के अणुओं से मिलकर बना होता है। परंतु समुद्र जल या ओशियन वाटर में जब एक सहजीवी जीव उपस्थित होता है, जो कि Cl जो क्लोरीन को खा जाता है, क्लोरीन को खा जाने वाले जीव को क्या कहते हैं, पॉलिप, जिसे हम पॉलिप कहते हैं। इसी कारण ओशियन वाटर में क्या होता है, सोडियम की मात्रा अधिक होती है। तो आप समझे किसके कारण होता है खारा, तो सोडियम की प्रेजेंस के कारण ही समुद्र का जल कैसा होता है, खारा होता है। तो इस प्रकार जो ओशियन वाटर जल समुद्र में इस प्रकार की प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, जो पॉलिप होते हैं जो नीचे की तरफ होते हैं, जो क्या होते हैं क्लोरीन को खा जाते हैं। इसके बाद में आता है गिरती हुई पानी की बूंद का आकार पृष्ठताप के कारण गोलाकार होता है, जो सर्फेस टेंशन होता है सरफेस, इसके कारण ही जो गिरती हुई बूंद या जो बरसात में जो बूंदें दिखाई देती है गोल गोल, वो पृष्ठ के तनाव के कारण ही ऐसी हमें प्रतीत होती है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट प्रोसेस, ऑस्मोसिस, परासरण। तो परासरण क्या होता है, जो पेड़ पौधों की जड़ें प्लांट्सों में देखते हैं तो उनके रूट्स में जो वाटर जो मिनरल्स होते हैं वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के कारण ही मिट्टी से जल का हमेशा अवशोषण करती है। किसी भी सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन अर्थ पारगम्य झिल्ली के द्वारा किसी भी विलयन का हाई कंसंट्रेशन मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। तो इसकी परासरण विधि की ये प्रोसीजर होती है। तो इसमें क्या होता है, ये बीच में जो पॉल लगा होता है ये ब्लैक SPM जो सेमी पेरिमेबल मेंबर होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली जिसे बोल सकते हैं। और जो H2O होती है सॉल्वेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन 2 से किधर की तरफ जा रही है, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है। जो एक टिश्यू जो होता है जनत ऊतक की बनी होती है, जिसमें से क्या होती है फिल्टर होके जल अलग हो जाता है और
साधारण जो NaCl होता है वो अलग हो जाता है। इसके बाद में देखते हैं SPM की फुल फॉर्म होती है, क्या होती है? सेमी पेरिमिनल मेंबर होती है, या फिर इसे हम सेलेक्टिव पेरिमिनल मेंबर भी कहते हैं, मतलब चयनात्मक वर्णात्मक झिल्ली, चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली। इसके बाद में आते हैं रोटेन एग, या सड़ा हुआ अंडा जिसे बोल सकते हैं। जो स्मेल होती है उसमें किसके कारण आती है? तो सड़े अंडे जैसी बदबू किस गैस के कारण आती है? तो ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के कारण ही जो सड़ी हुई गंध या बदबू हमें प्रतीत होती है। और ये इसमें जिस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है वो ज्वालामुखी वॉल्केनो में जो सबसे ज़्यादा निकलती है उससे ही ये अब इस प्रकार एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बर्फ के ऊपर NaCl या नमक का छिड़काव क्यों किया जाता है? तो बर्फ के ऊपर NaCl नमक का छिड़काव इसलिए किया जाता है क्योंकि नमक जो क्या होता है Na+ और Cl- में क्या होता है, टूट जाता है। Na+ Cl- जो टूटने के बाद में क्या होता है, बर्फ से ली गई एनर्जी को बर्फ या गलनांक का बिंदु होता है जो कम हो जाता है इससे, जिससे क्या है बर्फ आसानी से पिघल नहीं पाती। तो इस प्रकार बर्फ होती है तो उस पर जो नमक का छिड़काव किया जाता है तो ये एनर्जी को ले लेता है, तो इससे क्या होता है जो इसका घनत्व होता है वो कम होता जाता है। -2 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट ऐसे घटता जाता है, जिससे क्या है बर्फ़ पिघल नहीं पाती, जो लंबे समय तक तो क्या ज़्यादा टाइम तक चल जाती है। वाटर आइस प्लस NaCl के मिश्रण जो मिक्सचर को क्या कहा जाता है? तो इसे हम फ्रीजिंग मिक्सचर भी या हिमांक मिश्रण कहा जाता है। ओनली वाटर या मतलब साधारण जो जल होता है और जो नमक जो NaCl इसे हम साधारण नमक बोल सकते हैं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो ब्राइन सॉल्यूशन या ब्राइन विलयन हम इसे कहा जाता है। इसके बाद में देखते हैं पानी में सोडियम आग लगा देता है, परंतु ऐसी आग को बुझाने के लिए केरोसिन मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो क्या होता है जो सोडियम होता है वो क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, जो मतलब तुरंत अभिक्रिया कर लेता है। इसकी रिएक्ट जो जल के साथ करा दे तो क्या होता है, गिब्स हीट। तो ये क्या होता है, जल के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो ये ताप देता है, जो आग को बुझाने के लिए एक्सिक्यूटिंग बाई केरोसिन, इसीलिए केरोसिन का प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजन क्या होती है, जलती है, जबकि ऑक्सीजन तो जल में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, जो कि क्या होती है, जलाती है। इसी कारण जल का प्रयोग न करके केरोसिन का प्रयोग किया जाता है। केरोसिन का जो टेम्परेचर है इसका जो कम कर देता है, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। एक क्वेश्चन है इसके बाद में नेक्स्ट, तेल के कुएं में लगी आग को मिट्टी से बुझाया जाता है, क्यों? पानी से क्यों नहीं? तो तेल के कुएं में लगी आग को बुझाने के लिए मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो मिट्टी का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि मिट्टी के कण तेल के ऊपर तैरते हैं और ऑक्सीजन को कट कर देते हैं और आग बुझ जाती है। तेल के कुएं में लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि जल का घनत्व होता है वो तेल से अधिक होता है, इसलिए जो जल कुएं के तल में बैठ जाता है और आग बुझ नहीं पाती। इसलिए तेल के कुएं में लगी आग को बुझाने के लिए हम मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, नहीं कि। इसके बाद में आता है एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट, घनत्व के कारण जल के कुएं के जो तल पर बैठ जाता है, इसलिए आग बुझाने के लिए मिट्टी का या पानी का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके बाद में आता है फास्फोरस हवा में आग लगा देता है, इसलिए इसे जल में रखा जाता है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट पार्ट आता है इसका, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और यौगिक। तो इसके जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं इसमें आता है प्रोटीन,
वो प्रोटॉन, परमाणु, सॉरी। तो परमाणु क्या होता है, तो परमाणु क्या होती है, वो सी बात है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता इसे, इसलिए। और प्रोटॉन पे होता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है। ये परमाणु की स्ट्रक्चर होती है। इसमें अंदर नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज या पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंस होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंस होता है। इसमें देखते हैं परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर जो होती है, इसे डिनोटेड बाय जेड, मतलब जेड से शो करते हैं। प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होती है, परमाणु की संख्या होती है। तो परमाणु संख्या क्या हो जाएगी, जेड इजकल टू, कार्बन के लिए C6 हो जाएगी। तो परमाणु भार क्या होता है, तो एटॉमिक मास डिनोटेड बाय ए, मतलब ए से शो किया जाता है इसे। परमाणु भार को क्या होता है, तो प्रोटॉनों की संख्या प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या, दोनों मिलकर क्या होती है, परमाणु भार का निर्माण करते हैं। तो इसमें एक एक्सपेरिमेंट की या एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे C6 12, तो इसमें क्या हो जाएगा, जेड बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जो एटॉमिक मास होता है ए, जो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो कार्बन के लिए होता है एटम में न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, उसमें से क्या होता है, एटॉमिक नंबर को लेस कर देंगे तो क्या निकल आएगी, इसमें से न्यूट्रॉन की संख्या निकल आएगी। जहाँ पर ऑक्सीजन में क्या होगा, तो ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन देखते हैं तो क्या होता है, वही नाइट्रोजन के लिए निकालेंगे तो इसका जो एटॉमिक मास होगा वो 16 होगा, और इसमें से जो परमाणु संख्या घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी 8। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी निकलेगी, 8 निकलेगी। इसके बाद में आता है समस्थानिक, जो कि पहले भी देख चुके हैं, हाइड्रोजन का समस्थानिक। तो इसमें क्या होता है, परमाणु संख्या बराबर होती है और परमाणु द्रव्यमान होता है वो अलग अलग होता है, जिसे हम परमाणु भार बोलते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इसके बाद में ये आता है चौथा, D2O, जिसे हम, इसकी जो खोज की थी वो HC यूने ने की थी 1932 में। इसके बाद में आता है संभारिक, जिनका परमाणु भार समान तथा परमाणु संख्या अलग अलग होती है। तो आर्गन के जो परमाणु संख्या होती है 18, इसकी पोटेशियम की 19 और कैल्शियम की 20 होती है। तो इनका जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, 20 होता है। इसके बाद में आता है कार्बन। तो कार्बन क्या होता है, तो कार्बन क्या होता है, एक धातु है, नॉन मेटल है। कार्बन जो पीरियोडिक टेबल के 14 ग्रुप्स का सदस्य है, जिसे सेकंड आवर्त या पीरियड में उपस्थित है। कार्बन का जो परमाणु जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, और जो इसका जो एटॉमिक मास है वो 12 है। और कार्बन का जो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, पी ब्लॉक का सदस्य है या पी ब्लॉक का मेंबर है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए क्या होता है, कार्बन का 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा। तो इसके आउटर सेल में कितना हो जाएगा, जो संयोजी कक्षा जिसे हम बोल सकते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें ऑब्वियसली बात है 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसे कार्बन की सजगता कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम 4। तो जो कार्बन में जो बॉन्डिंग प्रक्रिया होती है, बॉन्डिंग प्रक्रिया ऐसे होती है इस प्रकार। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड या हम सहसंयोजक जिसे बोल सकते हैं, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंस होता है। कार्बन हैविंग हाईएस्ट कॉन्टेनेशन प्रॉपर्टी, मतलब कार्बन जो पीरियोडिक टेबल में सबसे लंबी श्रृंखलन शक्ति चयन का गुण रखता है। इसमें और भी कार्बन जुड़ सकते हैं इसी प्रकार आगे भी। और कार्बन के अलावा सिलिकॉन आल्सो हैविंग, वही सिलिकॉन में भी कार्बन श्रृंखलन या लंबी श्रृंखलन बनाने का गुण रखता है। तो सबसे पहले किया जाएगा कार्बन, इसके बाद में सिलिकॉन में। तो ऑक्टेन के लिए देखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी हो जाएगी, कार्बन की संख्या 8 हो जाएगी, और जो हाइड्रोजन होंगे वो कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। कार्बन हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, क्योंकि कार्बन की त्रिज्या, कार्बन की जो भारी आउटर सेल होती है उसका आकार जो साइज होता है, इसलिए वो कार्बन हमेशा सहसंयोजी बंध बनाता है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट, कार्बन के अपर रूप, वे धातु जिनकी भौतिक अवस्था अलग अलग हो, मतलब फिजिकल स्टेट, देन डिफरेंट वट, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है, एलोट्रॉप्स या अपर रूप कहलाते हैं। तो कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, लेकिन चौथा कृत्रिम अपर रूप है, ग्रेफीन, जिसे हम बोल सकते हैं। तो इसमें
फर्स्ट नंबर पे है वो डायमंड, जिसे हीरा, ये कैसा होता है, नॉन मेटल होता है। जबकि ग्रेफाइट जो पेंसिल बनाने में इसका यूज किया जाता है। और इसके बाद में आता है नेक्स्ट फुलरिन। इसके बाद में जो फोर्थ नंबर है, जो कि सिंथेसिस या बना हुआ है, जो मोबाइल टच स्क्रीन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में देखते हैं सबसे पहले डायमंड। तो डायमंड सबसे पहले होता है क्या है, तो इसका जो प्यूरिस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, जो कार्बन का शुद्धतम रूप जिसे हम बोल सकते हैं, वो डायमंड है। इसके बाद में आता है नेचुरल हार्डेस्ट सबस्टेंस। ये प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है जिसे हम बोल सकते हैं। ड्यू टू हाई टेम्परेचर, इसमें जो तापमान होता है वो उच्च होता है। प्रेजेंस इन कूल माइंस एंड डायमंड्स इज हार्ड। इसका उच्च दाब में जो कोयले की खान में पाया जाता है, इसलिए ये कठोर होता है। हीरा में होता है वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं और सिग्मा बॉन्ड या सेसरी बॉन्ड बोल सकते हैं। इसमें कार्बन 1+4 पोजीशन पर ही क्या होता है, जो टेट्राहेड्रल जिसे हम बोल सकते हैं, चतुष्फलकीय कोण बनाता है, इसलिए हीरा कठोर होता है। ये हीरे में इस प्रकार बॉन्डिंग निर्माण होती है, कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ में। इस प्रकार कार्बन की जो हार्डनेस होती है वो मोड़ दें। एंगल इन जो डायमंड में जो कोण होता है वो 109 डिग्री और 28 मिनट्स होती है। हीरा जो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एंगल जिसे हम बोल सकते हैं, इसका जो सबसे कठोर कोण होता है, हीरा है जो विद्युत का कुचालक होता है। इसे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम बोल सकते हैं। हीरे में जो हाइब्रिडाइजेशन जो संकरण होता है वो sp3 होता है, और जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट जो हीरे का गलनांक होता है वो उच्च होता है। नॉट लाइट ब्लू डायमंड, जिसको सबसे महंगा होता है। ब्लैक डायमंड का प्रयोग जो पेपर काटने के लिए होता है, कांच को काटने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, और चट्टानों को काटने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, और आभूषण को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आल्सो कॉल्ड कार्बोनेडो। जो ब्लैक डायमंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनेडो। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होकर भी क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है, ब्लैक लेड। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होने के उपस्थित होने के कारण क्या होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर देखते थे क्या होती है, प्लेन समतलीय। ग्रेफाइट जो होता है क्या होता है, परतों के या लेयर के फॉर्म में होता है। ग्रेफाइट की दो परतों के बीच में वांडर वाल्स बॉन्ड बनता है। इसका जो एंगल की बात करते हैं तो कितना होता है, 120 डिग्री होता है। ये ग्रेफाइट की संरचना होती है जिसमें ये वांडर वाल्स बॉन्ड शो हो रहा है। इसके हाइब्रिडाइजेशन जो संकरण की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, sp2 संकरण होता है, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है। ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3527 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसका यूज़ होता है जो पेंसिल बनाने में होता है। नाभिक रिएक्टर में मंदक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, भारी जल और जल भी, और इसको जो इसकी नियंत्रक क्षर में भी इसका उपयोग किया जाता है, और कैडमियम और बोरियम क्षण भी में भी इसका उपयोग किया जाता है। लैब में आर्टिफिशियल ग्रेफाइट, ये कृत्रिम ग्रेफाइट बनाने के लिए क्या होता है, इसमें कॉक बिना बुझा हुआ कोयला लेते हैं, और प्लस में क्या होता है, सिलिका रेत लेते हैं। तो इसको कितना 3300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करने पर क्या होता है, आर्टिफिशियल ग्रेफाइट का निर्माण किया जा सकता है। ग्रेफाइट एक प्राकृतिक मुलायम जैसा सॉफ्ट अपर रूप भी है। नेक्स्ट इसके बाद में थर्ड पॉइंट देखते हैं फुलरिन। तो फुलरिन क्या होता है, कार्बन 60 जैसे कार्बन आर प्रेजेंट। तो इसमें क्या होता है, कार्बन की तो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है, फुटबॉल जैसी आकृति होती है इसकी, लाइक है जैसे कि ये शो हो रही है इसमें, इस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसके जो अदर्स नेम है वो कहते हैं बंक मिस्टर फुलरिन, या बकवेल, या वकीवॉल भी इसे हम कह सकते हैं। इसके जो खोजकर्ता है वो सर R.F. पॉल, सर W. क्रोटा और रिचर्ड E. स्मॉले ने की थी। जो इसका मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो इसका 600
डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो इसमें sp2 और फुलरिन का जो होता है, जो क्या होता है, बेड कंडक्टर जिसे बोल सकते हैं हम यहाँ, ये विद्युत का कुछ अलग होता है। नैनो ट्यूब्स बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है और माइक्रोचिप्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ड्रग्स डिलीवरी इन ह्यूमन बॉडी में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में आता है ग्रेफिन, जिसका जो कार्बन का जो फोर्थ स्टेट है, चौथी अवस्था। ग्रेफिन की खोज सन 2000 ईस्वी में गिल नामक वैज्ञानिक ने की थी, जिन्हें वर्ष 2010 में केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है। और इसे आर्टिफिशियल हार्डेस्ट एलोट्रॉफ्स के रूप में भी इसका उपयोग होता है। ये कृत्रिम सबसे कठोर अपर रूप है। सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट, इसकी जो संरचना होती है वो एक परती होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। और इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें कितना होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसका यूजेज जो होता है, जो क्या होता है, ब्लड प्रूफ जैकेट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मोबाइल टच स्क्रीन बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है और LED स्क्रीन टच बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। विदाउट कार्बन हार्डेस्ट आर्टिफिशियल सबस्टेंस, बिना कार्बन के कृत्रिम कठोर पदार्थ है। इसमें क्या होता है, जैसे एक पहला होता है बोरॉन नाइट्राइड, ये सीमेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जिसका फार्मूला होता है Bn। इसे हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसमें क्या होता है, आयनिक बॉन्ड भी मिलता है। इसमें देखते हैं कार्बन की काउंटिंग। तो क्या होता है कार्बन की काउंटिंग में, सबसे पहले C1 को क्या बोलते हैं, मैथ। इसे मैथेन। C2 पे क्या होता है, एथेन। C3 पे प्रोपेन। C4 पे क्या होता है, ब्यूटेन। C5 पे पेंटेन और C6 पे हेक्सेन या हेक्सा जिसे बोल सकते हैं। C7 पे क्या होता है, हेप्टेन। C8 पे ऑक्टेन। C9 पे नोनेन और C10 पे डेकेन। और C11 पे क्या होता है, अनडेकेन। और C12 पे क्या होता है, डोडेकेन। और C13 पे क्या होता है, त्रिडेकेन। इसी प्रकार आगे भी ऐसे ही चलती रहती है। तो इसमें सबसे पहले आता है कंपाउंड ऑफ कार्बन, जो सबसे पहले आता है मैथेन। तो मैथेन का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, CH4 होता है। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के 4 अणु होते हैं। तो इसे मार्स या मंगल ग्रह पर उपस्थित होने के कारण इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। इसके जो अन्य नाम है वो है दलदली गैस भी इसे बोल सकते हैं, बायोगैस या गोबर गैस भी हम इसे बोल सकते हैं। इन फ्रेश बायोमास, इसमें क्या होती है, 75% मैथेन होती है ताज़ा गोबर में। और बायोगैस बनाने के लिए क्या होता है, गोबर गैस में जो बायोगैस होती है, इसमें क्या होती है, ये कलरलेस होती है, मतलब कोई कलर नहीं होता, इसका रंगीन होती है। इसमें क्या होता है, मैथेन कितनी होती है, 55% होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रेजेंस होती है इसमें 35% होती है। और जो हाइड्रोजन की प्रेजेंस होती है वो 7.5% ऐसी होती है। और जो नाइट्रोजन की जो प्रेजेंस होती है वो 2.5% होती है। तो ये रेशो होगा इनका। इसके बाद में आता है जो LPG सिलेंडर गैस के अंदर CH4 मैथेन गैस ही भरी जाती है। इसमें क्या होता है, प्रोपेन ब्यूटेन प्लस में क्या होता है, मैथेन गैस होती है। तो LPG गैस में सबसे ज़्यादा ब्यूटेन गैस भरी जाती है, क्योंकि ब्यूटेन को द्रवित रूप में ला सकते हैं। तीनों को मिलाकर बनती है। LPG में जो स्मेल या गंध नहीं आती, बट स्मेल आने के लिए एथाइल मर्केप्टेन नामक पदार्थ मिलाया जाता है, जिससे क्या होता है, कभी गैस लीक हो जाती है तो इससे क्या पता लग जाता है। सिगरेट या लाइटर में ब्यूटेन गैस भरी जाती है। CH4 जो मैथेन गैस है वो एक ग्रीन हाउस गैस भी होती है। कोयले की फैक्ट्री में CH4 से कोल एक्सप्लोजन कराया जाता है। मैथेन है जो फर्स्ट कंपाउंड ऑफ एल्केन ग्रुप, जो एल्केन का समूह है जो फर्स्ट है वो क्या है, मैथेन है। यूज्ड इन फायर डैम रिएक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होती है,
मेथेन गैस होती है प्लस में हवा, जिसे हम ऑक्सीजन बोल सकते हैं। इसको मिलाकर उच्च विस्फोटक कराया जाता है। ये फायर डैम जिसे कहा जा सकता है। जो मेथेन गैस का प्रयोग है वो कूल गैस या कॉल गैस बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, मेथेन होती है प्लस में हाइड्रोजन होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलाकर कॉल गैस का निर्माण करते हैं। धान के खेत में मेथेन गैस निकलती है। मेथेन गैस सीवर लाइन या गटर में भी पाई जाती है, जिसके कारण कभी कभी इसमें सफाई कर्मी की मृत्यु भी हो जाती है दम घुटने से। इसके बाद में देखते हैं कुछ एक्सीडेंटल प्रोग्राम जो कि 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी में छोड़ जाने के कारण होती है। इसमें क्या होती है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस कारण होती है, जो क्या हुआ है जहरीला खाया सूंघा, इससे डेथ भी हो जाती है। इसके बाद आता है मैगी में MSC पाया जाता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो क्या होता है जहरीला होता है। इसके कारण बच्चों में बोलने और सुनने की क्षमता कम होती है। इसलिए विगत कुछ दिनों से पहले भारत सरकार द्वारा मैगी पर प्रतिबंध लगाया गया था। ब्रेड में भी जहरीला पदार्थ पाया जाता है, इससे कैंसर होता है। पोटेशियम ब्रोमेट जो कि ब्रेड में प्रेजेंस होता है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट ग्रुप एल्केन का जो भी है वो क्या है, एथेन आल्सो कोड। इसका जो एथिलीन भी इसे कहा जा सकता है। इसका जो स्ट्रक्चर या केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C2H2 होता है। इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंस होता है। ये गैसियस प्लांट हार्मोन्स, ये गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला पादप हार्मोन है। हेल्प्स जो क्या मदद करता है, फ्रूट्स राइपिंग, फल को पकाने में मदद करता है। प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में सहायक करता है, इसलिए प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इसका जो उपयोग किया जाता है पॉलीथीन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और जो पेट्रोल गैस बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेट्रोल गैसेज। ऑटो कैटालाइस्ट के में इसका उपयोग किया जाता है। जो श्वेत प्रेरक होते हैं इसमें क्या होता है, ये पेट्रोलियम ऑफ ए कंपाउंड ऑफ इटसेल्फ, जो अपने आप में पेट्रोल यौगिक है। श्वेत प्रेरक में क्या होता है, पके हुए फलों से क्रिया करता है, क्योंकि पके हुए फलों में एथीन या एथिलीन गैस निकलती है। इसलिए कच्चे फलों से पके हुए को दूर रखा जाता है, क्योंकि एक पका हुआ फल अन्य कच्चे फलों को सड़ा सकता है। एथीन से ही एथेन का बनना। इसके बाद में आता है थर्ड एसिटिल गैस है। इसका भी C2H2। यह भी क्या होता है, जो कृत्रिम तरीके से ही फलों को पकाता है। एसिटिलीन जो सीधे फलों पर स्प्रे नहीं किया जा सकता, क्योंकि सीधे स्प्रे हुए तो फलों को खाने से मनुष्य के जो लीवर डैमेज हो सकते हैं, यकृत खराब हो सकते हैं। इसलिए फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन के साथ कार्बाइड या कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। इसका जो उपयोग होता है वो गैस वेल्डिंग में भी इसका उपयोग होता है। इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन गैस होती है प्लस में एसिटिलीन होती है, जिसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड से टू 3600 टेम्परेचर होता है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्लोरोफॉर्म, जिसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CHCl3। जो इसका उपयोग किया जाता है वो क्या होता है, एनेस्थेटिक या वो एनेस्थीसिया जो होता है बेहोश करने में उसका उपयोग किया जाता है। निश्चितक या बेहोश करने में इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म को गहरे भूरे रंग की बोतलों में कपड़ों से ढककर रखा जाता है, क्योंकि ये सूर्य के जो प्रकाश के से क्रिया कर बहुत ही जहरीली पॉइजन गैस बनाता है। इसके बाद में आता है जो इसकी पॉइजन का निर्माण होता है वो क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। और इसका जो हाफ पण होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन का जो सनलाइट या सूर्य प्रकाश के प्रेजेंस में क्या होता है, पॉइजन प्लस में हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, जो कि क्या होता है, एक टॉक्सिक गैसेज होती है, लीड्स टू डेथ ऑफ द पर्सन, जो ये आदमी की मौत भी हो सकती है। इसके बाद में आता है वर्तमान में जो बॉयस करने के लिए इत्र का प्रयोग किया जाता है। जो एंथेटिक सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, इत्र में यूज्ड बाई
N2O जो नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफॉर्म। इसके बाद में आता है नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, एज ए ग्रीन हाउस गैस भी इसे बोल सकते हैं। इसका प्रयोग होता है फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण में, और जो ये श्वसन प्रक्रिया में भी इसका सहायता करती है। टू मैक्स गुड मटेरियल ऑफ, टोटली जो खाद्य सामग्री बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, और आग बुझाने के में भी इसका उपयोग किया जाता है। इन कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल तो क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करता है। यूज्ड मेकिंग बाय ड्राई आइस, और इसे सूक्ष्म बर्फ या सूक्ष्म बर्फ बनाने में भी इसका उपयोग। इसका जो टेम्परेचर होता है जो -78 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। ड्राई आइस यूज रेफ्रिजरेटर प्रशीतक के रूप में भी, या फ्रिज और एसी में भी इसका उपयोग किया जाता है। ड्राई आइस आल्सो कॉल्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी हम इसे कह सकते हैं। इसके बाद में है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि आपके नेक्स्ट पार्ट में इसके बारे में बताएंगे। इससे आगे भी और कई कंपाउंड्स है जो नेक्स्ट वीडियो में आपके इसके बारे में और पढ़ाया जाएगा। थैंक यू सो मच।